हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हम सीटेट पेपर 1 एंड 2 के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी थी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उन तीनों को हम लोगों ने एक साथ पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जिससे सीटेट पेपर 1 एंड 2 में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा ये वीडियो है उसका उद्देश्य क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। सीटेट पेपर 2 एंड 1 सोशल स्टडीज़ के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक। तो आज हम लोग पहले इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो पूछे जाते हैं, उसके बाद भूगोल के, फिर नागरिक शास्त्र के। तो हम लोग अपना देखते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास। तो इतिहास को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो इसका हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की, तो हम लोग बता सकते हैं 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक कौन थे। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक थे। खिलजी ने मूल्य नियंत्रण और बाजार व्यवस्था लागू की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मूल्य नियंत्रण और बाजार व्यवस्था किसने लागू की, तो हम लोग बता सकते हैं खिलजी ने। अब हम लोग इसका दूसरा चैप्टर देखते हैं, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटेट पेपर 1 एंड 2 में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। तो ये पूछा जा सकता है कि किस सन में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो हम लोग बता सकते हैं 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब प्रमुख शासक थे मुगल साम्राज्य के। मतलब अगर पूछा जाए मुगल साम्राज्य के कौन कौन से प्रमुख शासक थे, तो हम लोग कह सकते हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। अकबर ने जो नीति अपनाई ये भी बार बार पूछी जाती है। अगर पूछ लिया जाए वो नीति कौन सी थी, तो हम लोग बता सकते हैं सुलह-ए-कुल, जो कि धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। इस शासनकाल में जो शासन प्रणालियाँ लागू हुई उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली प्रणाली जो थी वो थी मनसबदारी और दूसरी जागीरदारी व्यवस्था। अब हम लोग इसका तीसरा चैप्टर देखते हैं, कक्षा 7 का जो इतिहास है, क्षेत्रीय राज्य। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद छोटे राज्य उभरे, जिनमें मराठा, सिख, जाट, राजपूत, बंगाल, अवध आदि शामिल थे। तो ये रहा हमारा थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, जो है क्षेत्रीय राज्य। इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जा सकता है। अब हम लोग अपना चौथा चैप्टर देखते हैं। जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विकास। तो इसमें हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या याद रखना है। दिल्ली और आगरा के किले, मस्जिदें, मकबरे मुगल स्थापत्य के उदाहरण हैं। मतलब जो मुगल स्थापत्य कला के उदाहरण है उनमें हम देख सकते हैं दिल्ली और आगरा का किला, जो मस्जिदें उस टाइम की थी, ये सब स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। फारसी और भारतीय कला का संगम एक प्रकार से इनको कहा जा सकता है। जो हमारा अगला और पांचवा चैप्टर है वह भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन, भक्त कवियों कबीर, तुलसी, मीरा इत्यादि ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। सूफी आंदोलन जो है वो प्रेम, एकता और ईश्वर की भक्ति पर अत्यधिक बल देता है। उद्देश्य क्या थे? धर्मों में समानता और सामाजिक सुधार। भक्ति और सूफी आंदोलन के जो उद्देश्य थे वो थे धर्मों में समानता लाना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। अब ये रहा हमारा इतिहास कक्षा 7 का। अब हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का जो एनसीईआरटी भूगोल है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज देखेंगे। तो जो भूगोल है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण के 3 घटक प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। मतलब पर्यावरण की जो संरचना है पर्यावरण के 3 घटकों से मिलकर हुई है, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित।
अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। संतुलन बिगड़ने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। जब इनमें संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं जो पर्यावरण की संरचना हुई है वो 3 प्रमुख चीज़ों से, पहला प्रकृति, दूसरा मानव और तीसरा मानव निर्मित वस्तुएं। अब हम लोग इसका अगला चैप्टर देखते हैं जो है पृथ्वी की परतें। पृथ्वी की कौन कौन सी परतें हैं, कितनी परतें हैं, इसको हम लोग देखते हैं। भूपटल, म्यान, केंद्र, इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के परिणाम हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भूकंप और ज्वालामुखी किस प्रकार की शक्तियों के परिणाम हैं, तो हम लोग बता सकते हैं अंतर्जात शक्तियों के परिणाम हैं। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वायुमंडल, गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण, वायुमंडल का निर्माण किन गैसों के मिश्रण से हुआ, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। मौसम और जलवायु दोनों का नियंत्रण वायु के माध्यम से होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मौसम और जलवायु का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, तो दोनों का नियंत्रण वायु से होता है। जो भूगोल का हमारा अगला चैप्टर है वो है जलमंडल। तो जलमंडल के बारे में हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह का कितना परसेंट भाग जल से ढका है, तो हम लोग बता सकते हैं 71%। महासागर, झील, नदियाँ जीवन का आधार है। जीवन का आधार क्या क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं महासागर, झील और नदियाँ, ये तीनों जीवन का प्रमुख आधार हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मानव पर्यावरण। मानव ने तकनीक और संसाधनों से प्रकृति को बदल दिया है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है परिवहन, संचार और उद्योग मानव प्रगति के सूचक हैं। मतलब मानव ने कितनी प्रगति की है, इसके जो प्रमुख सूचक हैं वो हैं परिवहन, संचार और उद्योग। इनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि मानव ने कितनी प्रगति की है। अब हमारा भूगोल खत्म हो गया कक्षा 7 का। अब हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र। इसके सारे चैप्टर को देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो हमारा पहला चैप्टर नागरिक शास्त्र में है वो है लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है वो है समानता। सबको समान अधिकार, अवसर और न्याय मिलना चाहिए। जिसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है राज्य सरकारें। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका। मतलब जो राज्य सरकारों के मुख्य अंग है वो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य की कार्यपालिका। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है विधानसभा कानून बनाती है। अगर हम लोग पूछ सकते हैं कि राज्य में कौन कानून बनाता है, तो बता सकते हैं कि विधानसभा राज्यों में कानून बनाती है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मीडिया और लोकतंत्र। इसमें हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं उसको देख लेते हैं। पहला जो है वो है मीडिया जनमत बनाती है, और जो दूसरा है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र की पहचान है। मतलब जितना स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया होगी उतना ही अच्छा लोकतंत्र का पहचान होगा। और हम लोग इसका अगला टॉपिक देखते हैं, भ्रामक समाचार से सावधान रहना चाहिए। मतलब जो अफवाहें होती है, भ्रामक खबरें होती है, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। जो हमारा अगला चैप्टर है चौथा वो है बाजार और उपभोक्ता। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। बाजार वस्तुओं के आदान प्रदान का स्थान है। बाजार के माध्यम से हम लोग अपने एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है उपभोक्ता अधिकार। गुणवत्ता, सूचना, विकल्प और शिकायत निवारण, ये उपभोक्ता के अधिकार होते हैं। तो उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं? गुणवत्ता, सूचना, विकल्प और शिकायत निवारण। और जो अगला चैप्टर है वो है लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय। महिलाओं को समान अवसर देना लोकतंत्र का हिस्सा है। बाल श्रम, जाति भेदभाव समानता के विरुद्ध है। मतलब समानता के विरुद्ध क्या क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं बाल श्रम, जाति भेदभाव, ये सब समानता के विरुद्ध हैं। तो ये रहा हमारा कक्षा 7 का जो एनसीईआरटी था। इस वीडियो में हम लोगों ने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तीनों पढ़ा। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी अगली वीडियो है उसमें हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी को पूरा एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तीनों को चैप्टर वाइज एक साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।